आज की कहानी है लेफ्टिनेंट सोना कुमारी। क्या हुआ था सोना के साथ। अगर आपको कहानी की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आईएएम सेना में स्थायी कमीशन लेकर निकली तो मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तो यूपीएससी ने तकनीकी अफसरों की वैकेंसी निकाली। मैंने अप्लाई किया तो मुझे स्कोर में इन्वेंटरी कंट्रोल अफसर के लिए चुना गया। मेरी पहली पोस्टिंग पठानकोट की एक ऑर्डिनेंस यूनिट में हुई थी। मेरे लेफ्टिनेंट बनने के मूल में एक जबरदस्त कहानी है। मैं प्रतिलिपि पर एक अनजान पूर्व आर्मी अफसर की प्रकाशित कहानियों से प्रभावित थी, जहां वे कहानियों में भारतीय सेना की बहादुरी के बारे में लिखते थे, वहीं जवानों के व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं से भी देशवासियों को अवगत करवाते थे। मैं शुरू से ही आर्मी अफसरों से प्रभावित थी। मैं मन से आर्मी अफसर से शादी करना चाहती थी। मम्मी पापा भी मेरे इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद मेरी शादी की तैयारी कर रहे थे। मेरी इच्छा का उनके सामने कोई महत्व नहीं था। मैंने इन अनजान आर्मी अफसर को उनकी कहानियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और फॉलो किया। उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट आए जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया। बातों बातों में मैंने उनसे अपनी इच्छा जताई तो उन्होंने मेरी शिक्षा पूछी। मैंने बताया कि इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रही हूँ, शिक्षा कम है। सेना के अफसरों को उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां चाहिए होती हैं। उन्होंने कहा, आप खुद आर्मी अफसर क्यों नहीं बनती हैं? मैंने कहा, सर यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, अगर आपके डिप्लोमा में 90% नंबर आते हैं तो आपको बी.टेक में एडमिशन मिल सकती है। आप इतने नंबर लें और बी.टेक करें। मैंने कहा, सर मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। आप लड़ने से पहले ही हार रही है। सर क्या मतलब? पहले आप 90% नंबर लें, फिर मुझसे बात करना। कहीं ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और आपकी फौजी अफसर से शादी करने की इच्छा तृष्णा में बदल जाए। सर क्या इच्छा और तृष्णा में फर्क होता है तो इसे मैं समझना चाहती हूँ। इच्छाएं वे है जो पूरी होकर समाप्त हो जाती हैं। तृष्णाएं वे है जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छा प्यास है जो लगती है, पानी मिलते ही बुझ जाती है। तृष्णा वह प्यास है जो जीवन में कभी नहीं बुझती। मान लो आपकी फौजी अफसर से शादी करने की इच्छा किसी कारण से पूरी नहीं होती तो यह इच्छा परिपक्व होकर तृष्णा बन जाएगी। मैं उनकी बात समझ गई थी। सर ने मुझे फौजी अफसर से शादी करने का रास्ता सुझा दिया था। ऐसा बीज बोया था, मेरे मन में थोड़ा सा भी शक नहीं था। खुद फौजी अफसर बनो, 10 अफसर शादी के लिए पीछे घूमेंगे। आप अपनी शर्तों पर शादी कर सकेंगी। मेरा लक्ष्य 90% नंबर लेने का था। मैं इसके लिए पढ़ाई में जुट गई, जबरदस्त मेहनत की। परीक्षा दी, परिणाम आया तो आशा के अनुरूप मेरे 94% नंबर आए थे। मैंने सर को बताया, वे बहुत खुश हुए। कहा, अब तुम्हारा लक्ष्य बी.टेक होना चाहिए। मेरे मम्मी पापा अभी शादी पर जोर दे रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? सर सब हैं, दादी हैं, चाचे हैं, चाचियां हैं, भाई हैं। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे छोटे चाचा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गलत शब्द का प्रयोग मत करो, प्यार नहीं प्रेम कहो। सर क्या प्यार और प्रेम में अंतर है, लेकिन बाद में बताऊंगा। पहले अपने उस चाचा के पास जाकर सारी बात बताओ। कहो कि बी.टेक करने से मेरा कैरियर ब्राइट होगा। नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। अभी मैं केवल 20 साल की हूँ, 24वें साल में मेरी बी.टेक हो जाएगी। फिर अभी मुझे घर गृहस्थी का कुछ भी पता नहीं है। मैं पिस जाऊंगी। मैं ट्यूशनी करके अपना खर्च निकाल लूंगी। देखो क्या कहते हैं। उनको लगेगा कि ज्यादा पड़ जाएगी तो शादी में ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। उसके लिए केवल यह कहना कि समय से पहले इस बारे में क्या सोचना। चाचियों ने सारी बात सुनी। चाची भी पास खड़ी थी। उसने भी कहा, लड़की बात तो ठीक कहती है। अभी इसकी उम्र शादी लायक है ही नहीं। क्या हम अपनी शन्नों की शादी अभी कर देंगे? वह भी 20 साल की उम्र में। ठीक है,
बच्चे, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करके उन्हें मना लूंगा। तुम बीटेक में जरूर जाओगी। अगर वे पढ़ाई का खर्चा नहीं देंगे तो मैं दूंगा। तुम बीटेक में एडमिशन लेने की तैयारी करो। ओह चाचू, मैं आगे बढ़कर उनके पांव छूने लगी तो उन्होंने बीच में ही रोक दिया। बोले, घर की बेटियां पांव नहीं छूती हैं, केवल आशीर्वाद लेती हैं। जाओ बच्चे, पढ़ने की तैयारी करो। चाची ने भी प्यार किया था। आशा के विपरीत मम्मी पापा भी मान गए। मैंने सर को बताया। सर, कमाल हो गया। सब मान गए। शुक्रिया सर। शुक्रिया मेरा नहीं, अपने चाचा चाची का करो। अगर वे नहीं होते तो तुम्हारी शादी निश्चित ही। हाँ, वे सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर गलत शब्द का प्रयोग कर रही हो। प्यार नहीं, प्रेम कहो। सर, मैं प्रेम और प्यार के अंतर को समझना चाहती हूँ, जबकि हम प्रेम और प्यार को एक ही समझती आए हूँ। यही तो गलत फैमिली है। इंग्लिश में केवल एक शब्द है, लव, जिसे हर रिश्ते के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य उससे अधिक समृद्ध है। हसे मोटे तौर पर हस तरह समझा जा सकता है। प्रेम एक सात्विक शब्द है जिसमें वासना का पुट नहीं होता। प्रेम को आप किसी सीमा में नहीं बांध सकते। प्रेम माँ का हो सकता है, प्रेम पिता, भाई, बहन किसी का भी हो सकता है जिससे आप वासना का संबंध नहीं रख सकते, वह प्रेम है। प्यार श्रृंगारिक शब्द है जिसमें वासना का पुट होता है। मुझे क्रिकेट से प्यार है, इसलिए विराट कोहली से क्रश करती हूँ। इसे क्या कहेंगे? सर, आपको थोड़ा शब्दों को दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट से प्रेम है, वह एक खेल है, उससे आप वासना का संबंध नहीं रख सकती। क्रश प्यार का दूसरा रूप है। विराट कोहली पहले शरीर में आया फिर खेल में। आपका क्रश पहले शरीर से हुआ, फिर उसके साथ क्रिकेट से। शरीर से आधार ही वासना है, उसकी उत्पत्ति भी वासना से है। इसलिए आपका क्रश प्यार है, प्रेम नहीं। पर सर, मैंने उसे हंस भाव से कभी नहीं देखा। नहीं। आप किस भाव से देखती हैं? प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आपका प्रेम है या प्यार। अच्छा, मुझे यह बताओ, अगर विराट कोहली शरीर में ना होता तो आपको क्रश होता? नहीं सर, शरीर का आधार वासना है। अगर उसके या किसी के भी मम्मी पापा संघर्ष नहीं करते तो वे पैदा होते। पूरे संसार के शरीर इसी वासना पर आधारित हैं। यही नीति है। विधि का विधान भी यही है। इसका मतलब यह भी है कि मुझे कभी विराट कोहली से क्रह हुआ ही नहीं। सर, एक बात और समझा दीजिएगा, ये लड़के लड़कियां बनते ही क्या हैं? कैसे बनते हैं? आप मानती हैं इस सारे संसार को कोई ऐसी पावर चला रही है जिसे हम कुदरत कहते हैं। जहाँ मेल है वहीं फीमेल है। जी हाँ सर, कुदरत है जो पूरे संसार को चलाता है। आपका दूसरा प्रश्न मेडिकल साइंस से संबंधित है। आप किसी डॉक्टर या हस विषय की जानकार से पूछ सकती हैं। मैं एक कहानीकार हूँ, मुझे इसका जान नहीं है। मैं समझती हूँ वे जानते हैं, लेकिन एक लड़के से कैसे वर्णन करें? उनकी छिल झक को मैं समझा रही थी। मैंने उनसे कहा, आप अपनी कहानियों में नायिकाओं की सुंदरता का वर्णन कैसे करते हैं? यह कैसा प्रश्न है? सर, प्रश्न सही क्यों नहीं है? लड़की अपने आप को कभी नहीं जान पाती है कि वह सुंदर है या नहीं। शीशे में देखकर केवल कुछ भागों का पता चलता है। तकनीकी तौर पर कैसे पता चलेगा कि शरीर का विकास ठीक से हुआ? वे फिर हिचकिचाए। मैंने जोर दिया तो उन्होंने मेरो हाथ पूछी। फिर उन्होंने इस प्रकार वर्णन किया जैसे मैं उनके सामने खड़ी हूँ। मैं हैरान थी कि यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति पंजाब में बैठा झारखंड की एक लड़की के शरीर का हूबहू वर्णन कर सकता है। मेरे कुछ अंगों का विकास उनके मुताबिक कम हुआ था। उसके उन्होंने कारण भी बताए, लेकिन बेहद संस्कारी और संयुक्त परिवार में रहने वाली लड़की इस तरह रात को बेधड़क होकर कैसे सो सकती थी? रात को ढीले कपड़े न पहनकर सोना इसका बड़ा कारण था। मैंने उनसे प्रश्न किया, आपने कैसे केवल मेरी हाइट पूछकर सब बता दिया? मैं हैरान हूँ। सर, प्लीज मुझे बताएं।
उन्होंने कहा, यह सेक्स मनोविज्ञान में है कि अगर किसी लड़की की हाइट इतनी है तो उसके कोशांगों का साहज यह होना चाहिए। विडंबना से हमारे देश में स्कूलों कॉलेजों में हंस की शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर दी गई होती तो इस प्रकार आपको हैरानी नहीं होती। ओह, मैं केवल ओह करके रह गई। मन के भीतर आत्मग्लानि हुई कि सर से कैसा प्रश्न पूछ बैठी, वह भी किसी अनजान लेखक के सामने। वैसे वे कहते ठीक थे। यह शिक्षा का ही अभाव था कि मुझे पहले पीरियड में अधिक परेशान होना पड़ा था। मैं स्कूल बस में ही पीरियड हो गई थी। चाहे यह माँ की तरफ से था या स्कूल की तरफ से था, शिक्षा का ही अभाव। मैंने सर से कहा, प्लीज मेरी सारी चैट क्लियर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। सर ने वैसा ही किया। वे मेरे मन की हर बात को जान लेते थे। उन्होंने कहा, लेखन के साथ साथ मैं मनोविज्ञान का भी विशेषज्ञ हूँ, पर मैं आत्मग्लानि से उभर नहीं पाई। सर ने हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं मन के भीतर की शंकाओं से उभर नहीं पाई। सर ने उन शब्दों का मतलब भी समझाया जो मेरी डीपी देखकर कहते थे, सुंदर, तन से भी और मन से भी सुंदर। सुंदर, निस्वार्थ, निष्पाप। सुंदर तन में सुंदर मन का वास होता है। फिर भी मैं अपने मन के भीतर की शंकाओं से उभर नहीं पाई। कहीं सर मुझे ब्लैकमेल ना करें, जमाना बहुत खराब है। आत्मग्लानि बढ़ती गई। धीरे धीरे मेरा सर से संपर्क टूटता गया। कुछ दिनों तक उनका सुप्रभात का संदेश आता रहा, फिर यह संदेश भी बंद हो गया। शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मेरी सारी शंकाएं निराधार थीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैं अपनी बीटेक की पढ़ाई में व्यस्त हो गई। अच्छे नंबरों में पास हुई। मैं सर को इसकी सूचना न दे पाई। यूपीएससी भारतीय सेना के लिए तकनीकी अफसरों की वैकेंसी निकाली तो मैंने तुरंत अप्लाई किया। सीधे एसएसबी में जाना था। डिग्री होल्डर कैंडिडेट के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं थी। फुल स्टॉप। मुझे एसएसबी के चयन में कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही मेडिकल में। मैं आईएमआई की ट्रेनिंग से पहले सर को बताना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं था। सारे रास्ते बंद हो गए थे। मेरे पास उनके घर का पता था। मन में था कि अगर मेरी पोस्टिंग पंजाब साइड हुई तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। मेरी ट्रेनिंग चलती रही। मन में सर को याद करती रही। मेरे फौजी अफसर बनने के असली सूत्रधार सर ही थे। देखते देखते ट्रेनिंग के 1.5 साल बीत गए। पासिंग आउट परेड में चाचू को ना बुलाकर चाचू ने अपने मम्मी पापा को बुलाने के लिए कहा। आपके मम्मी पापा को पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी कैसे सुरक्षित और शानदार जीवन जिएगी। मन के भीतर से मैं चाचू के समक्ष फिर नतमस्तक हो गई। मम्मी पापा के लिए सर की एक बात याद आ रही थी। वे कहा रहते थे कि जीवन की धुरी इसके इर्द गिर्द घूमती है कि जिस बात का विरोध आज अपनी जान देकर करते हैं, कोई समय आता है हम परिस्थितियों द्वारा इतने असहाय हो जाते हैं कि उसी बात को बिना किसी शर्त के चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। मम्मी पापा के लिए बात सटीक बैठती थी। वे हमेशा मेरी बात का विरोध करते रहे, शादी की रट लगाए रहे। आज अब हवाई जहाज से आईएमआई में आए, शानदार कमरा मिला, जबरदस्त टेस्टी खाना मिला, परेड देखने के लिए शानदार कुर्सियों पर बैठे। ऐसे परेड देखने का मौका बहुत कम लोगों को ही मिलता है। परेड के बाद जब मैं मम्मी पापा के पास अपने कंधों के फ्लैप उतरवाने गई तो मम्मी पापा दोनों ही भावुक हो उठे। फ्लैप उतारते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दोनों कंधों पर चमकते स्टार देखकर और अन्य साथियों के अभिभावकों की बधाइयों के बीच वे मुझे गले लगाकर रो नहीं सके। केवल इतना कहा, मैं यूं ही तुम्हारा विरोध करता रहा। मैं बधाई भी कैसे दूं और तुम इसे स्वीकार भी क्यों करोगी। मुझे लगा पापा के रूप में सर बैठकर रो रहे हैं। मेरी आंखें भी नम होगी। बोली, मैं पापा के पास गई। आपकी बधाई और आशीर्वाद दोनों स्वीकार है। आपने उस समय मेरा विरोध मेरी भलाई के लिए किया था, पर मेरी जगह यहाँ थी। आप कुछ बुरा न माने। मम्मी भी पास आकर खड़ी होगी। बधाइयों का तांता लगा हुआ था।
लंच के बाद मुझे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी और मम्मी पापा को लंच के बाद फ्लाइट। उन्हें IMI की गाड़ी लेकर चली गई। मैं अपने कमरे में आ गई। 1 बजे लंच किया और 3 बजे गाड़ी ने मुझे और दिल्ली जाने वाले साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी हुई थी। खुली सी कैबिन में सामान रखवाया और मम्मी पापा से बात की। वे जहाज में बैठने जा रहे थे। बहुत खुश थे। दिल्ली से पठानकोट की मेरी रात की ट्रेन थी। मैंने सामान क्लॉक रूम में जमा करवाया। प्रीपेड टैक्सी लेकर मैं सर के घर की ओर चल दी। मन में जबरदस्त उल्लास था कि मुझे अफसर की वर्दी में देखकर वे बहुत खुश होंगे। मैं सर के घर पहुंची तो मैंने उनके बारे में पूछा। उनमें से एक ने पहली मंजिल पर जाने का इशारा किया। मैं वहां गई। फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। शायद उनके बड़े बेटे ने मेरा स्वागत किया। सर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके सर अंदर चिर निद्रा में सोए हुए हैं और उनकी अंतिम विदाई की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं पत्थर हो गई। मेरे पांव उठ ही नहीं रहे थे। यह कैसे हुआ? आज सुबह उनके प्राण निकले। मैं उनके कमरे में गई। लगा वे गहरी नींद सोए हुए हैं। अभी उठकर मुझे देखेंगे और फिर गहरी नींद सो जाएंगे। मैंने उनके पांवों की तरफ खड़े हो कुदरत से गुहार लगाई, पर असंभव संभव नहीं हो सकता था। आंखों से अश्रुधारा बहती रही। सर के बड़े बेटे ने कहा, लेफ्टिनेंट सोना कुमारी जी, हम सब रो चुके हैं। कोई लाभ नहीं। जो चला जाता है वह लौटकर नहीं आता है। आइए ड्राइंग रूम में बैठते हैं। मुझे लगा उनके बेटे के रूप में सर बोल रहे हैं। वे हमेशा मुझे जी कहा करते थे। मैं सर को प्रणाम करके मैंने उन्हें नमस्कार किया। राजी, ये लेफ्टिनेंट सोना कुमारी झारखंड की वही लड़की हैं जिनके बारे में अक्सर पापा बात किया करते थे। इन्हें पहले पानी दें, फिर चाय नाश्ता कराओ। सोना जी, पापा आपसे बहुत स्नेह करते थे। वे आपको सेना का अफसर देखना चाहते थे। आप जब अफसर बनकर आई हैं तो वे चले गए हैं। होता है जीवन में ऐसा। रात यानी रजनी आंचल में सितारे टांग कर, माथे पर चांद की बिंदिया सजाकर प्रभात की प्रतीक्षा करती है। जब प्रभात आता है तो रजनी को चले जाना होता है। यही जीवन है। लेकिन मुझे भूख नहीं है। प्लीज आप कोई फॉर्मेलिटी न करें। फॉर्मेलिटी नहीं है। मरने पर कभी किसी का खाना पीना रोका है? इन्होंने भी नहीं खाया है। आपके साथ ये भी खा लेंगे। फिर मैं कुछ नहीं बोल सकी। जो खा सकी खाया। 2 बजे जब सर की अर्थी उठी तो मन में केवल यह भाव थे कि मैं सर की अंतिम विदाई तो देने नहीं आई थी। न यह कुदरत का कैसा खेल है, विधि का कैसा विधान है? क्यों होता है ऐसा? बस इसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। जिनको हम पाना चाहते हैं उन्हें अनायास ही खो देते हैं। ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गई। सामने बड़े बेटे बैठे थे। बोले, लेफ्टिनेंट साहिबा, शायद आप झारखंड से हैं? जी। वे आपके बारे में अक्सर कहा करते थे कि झारखंड के जमशेदपुर से एक ऐसी लड़की है जो दबंग है, निस्वार्थ है, निष्कलंक है, निष्पाप है, जिससे हर तरह की बात की जा सकती है। वह बेबाक होकर बात करती है। देश में ऐसी इकलौती लड़की है। मैं हमेशा उसके प्रति नतमस्तक रहा हूँ। मेरी आंखें फिर भर आईं। मैं सर को कभी समझ नहीं पाई। इसका मुझे बहुत दुख है। आपके सर को जब हम भी कभी नहीं समझ पाए तो आप क्या समझती? खैर छोड़ो। आपकी गाड़ी कब की है? मैं ड्राइवर को कहकर छोड़वा देता हूँ। मेरी ट्रेन रात 10 बजे की है। मैं सर की अंतिम यात्रा में हिस्सा लेना चाहूंगी। अभी 12 बजे है। हम 2 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। क्या उन्होंने किचन में खड़ी औरत को आवाज लगाई। जी, कहिए, यह मेरी पत्नी राजी है। मैं इन प्रश्नों के उत्तरों की खोज से खुद अप्रश्न बन गई थी। सुबह जब मैं पठानकोट पहुंची तो पूरी रात की जगी हुई थी। आंखों में अश्रु अभी भी थे। यह कैसे आंसू थे मैं समझ नहीं पाई। जीवन की धुरी शायद इसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।
और ऐसे ही कुछ अच्छी और सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।